बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन बतानी है और ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप्स हैं उनमें से हर टाइप की एक एक एग्जांपल भी बतानी है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो एक लाइन में मोशन होती है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन एक लाइन में मोशन होती है और वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व पाथ भी हो सकता है। जैसे ये आपको पीछे लोगो नज़र आ रहा है, तो इसमें ये जो कर्व पाथ बना हुआ है ना, बेसिकली है तो ये कंप्लीट सर्कल, लेकिन अगर हम इसके एक हिस्से को तस्वर करें तो ये कर्व्ड पाथ है। तो इस कर्व्ड पाथ को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। और इसी तरह अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो उस मोशन को भी हम ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की हमारे पास तीन टाइप्स हैं और उनमें से हर एक की एग्जांपल हम लिखेंगे। फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तो इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट एयर में उसको हम नाम देंगे लीनियर मोशन का। ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, कार मूविंग स्ट्रेट ऑन द रोड। तो ये हमारे पास लीनियर मोशन की एग्जांपल्स आएंगी। सर्कुलर मोशन की एग्जांपल क्या है? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, तो इस वजह से इसकी जो एग्जांपल्स है, ए टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तीसरी है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन में जिगजैग मोशन होती है, यानी कि प्रॉपर कोई एक मोशन नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पर इरेगुलर मोशन ऑफ इंसेक्ट्स इसकी एग्जांपल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंस देखते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन की अगर हम बात करें तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो इसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है। रेस्ट की एग्जांपल हमारे पास क्या है कि पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ है वो बस के अंदर बाकी पैसेंजर्स या ऑब्जेक्ट्स की निस्बत अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो बस के लिहाज से रेस्ट में होगा। और मोशन में क्या है कि एक पर्सन बस स्टैंड पे बस के बाहर खड़ा है, ठीक है, बस स्टैंड पे रोड के किनारे खड़ा है, तो उसके लिए वो बस और पैसेंजर मोशन में हैं, या पैसेंजर के लिए भी वो जो पर्सन है जो बस स्टैंड पे खड़ा है वो मोशन में है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम ये कहते हैं कि वो रेस्ट में है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम उसको कहते हैं कि वो मोशन में है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस बताना था। तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, जैसे कि टॉय ट्रेन मूव कर रही हो सर्कुलर ट्रैक में। और रोटेटरी मोशन जो होती है वो हमारे पास स्पिनिंग मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने एक्सिस के अक्रॉस, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करता है तो उसको रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं। जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ, स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो ये इसकी जो एग्जांपल है वो रॉन्ग लिखी हुई है, मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस आएगा, ठीक है, ये आपने ठीक कर लेनी है। स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस है ना, तो क्या है कि मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ये जो अराउंड ये जो एग्जांपल लिखी है ना, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान कोई भी पाथ हमारे पास उसको डिस्टेंस का नाम दिया जाएगा। आप फॉर एग्जांपल घर से लेकर स्कूल तक आपके कई रास्ते होंगे जाने के, कोई शॉर्टेस्ट वे होगा, कोई लॉन्गेस्ट वे होगा, काफ़ी सारे रास्ते जाते होंगे आपके घर से स्कूल की तरफ। तो वो जो तमाम रास्ते हैं उनको हम डिस्टेंस का नाम देंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे रास्ते हैं तो हर
पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है, इस वजह से एक स्पेसिफिक इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर होता है। जबकि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यानी कि अगर घर से स्कूल की बात की जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ से मुराद ये है कि एक स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एक ही रहती है, इसी वजह से इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है और इसका यूनिट मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का हिस्सा था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। जो डिस्टेंस कवर किया जाता है यूनिट टाइम में उसको स्पीड का नाम दिया जाता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। जबकि वेलोसिटी की बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, उसको वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसके बाद लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में डिफरेंस बताना था। तो लीनियर मोशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड ए लीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन हो तो उसको लीनियर मोशन का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर है कि ऑब्जेक्ट फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन एयर में मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन क्या होती है, इर्रेगुलर मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि इर्रेगुलर मोशन होती है इंसेक्ट्स की, जिगजैग मोशन जिसको कहते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो हिस्सा था लास्ट के स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस बताना था। तो स्केलर्स हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है और वर्क है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो स्केलर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है, जबकि वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको डिफाइन करना है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो स्पीड के हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। एक टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है उसको स्पीड का नाम दिया जाता है। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, के चेंज कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ साथ, उसको वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। तो लास्ट हमारे पास एक्सेलरेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो इस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कैन अ बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा। तो इफ़ ए बॉडी इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, यानी कि उसकी एक ही डायरेक्शन है, तो इस केस में उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव करेगा तो उसको कौन सी फोर्स सेंटर सर्कल में मूव करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में मूव करवा रही है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो डेफिनेटली उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू राइडर्स इन ए फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कि फेरिस व्हील की वो बात कर रहा है कि राइडर्स जो होते हैं, यानी कि उसमें जो झूला ले रहे हैं फेरिस व्हील में, उनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन क्यों नहीं होती। तो अगर हम फेरिस व्हील की बात करें तो फेरिस व्हील अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो फेरिस व्हील की जो मोशन है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। लेकिन उस फेरिस व्हील के अंदर मौजूद राइडर्स या जो पर्सन झूला ले रहा है, वो अगर हम उसकी मोशन को डिस्कस करें तो वो हमारे पास एक सर्कल में मूव कर रहा है, इस वजह से उसकी मोशन रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी, वो रोटेटरी मोशन नहीं है। रोटेटरी मोशन में तो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है,
तो वो राइडर जो है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं कर रहा था बल्कि एक कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा था, तो उसकी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2.7, स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। कि हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है एक बॉडी का जो कि रेस्ट से स्टार्ट करेगी, और इसका हमने स्पीड बतानी है उस ग्राफ की मदद से, उस ग्राफ की मदद से उस बॉडी की स्पीड भी बतानी है। तो जब कोई बॉडी स्टार्ट करेगी रेस्ट से तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और उसकी जो स्लोप है वो हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देगी। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ भी करना था, वो भी आपने ड्रॉ कर लेना है कि स्केच अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वाई एक्सिस आएगा और एक्स एक्सिस आएगा, और यहाँ पे ओरिजिन से एक लाइन जाएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है। अब उसकी जो स्लोप है वो हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट देती है, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। हम जो स्लोप उस ग्राफ की मदद से फाइंड कर सकते हैं वो होती है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देने से हमारे पास स्लोप आती है और वो स्पीड के इक्वल होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। तो इसमें ग्राफ मिसिंग है, वो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है कि यूँ एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और इसके ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ऐसे हमारे पास जाएगी, तो उसको हम नाम देंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस तरफ डिस्टेंस लिख देना है एक्स एक्सिस के अक्रॉस, और वाई एक्सिस के अक्रॉस एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम लिखना है और वाई एक्सिस के अक्रॉस डिस्टेंस लिख देना है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उस बॉडी के लिए जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है। नेक्स्ट 2.8 है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी शेप कैसी होगी, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, वो कम से कम हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, वो फिर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि इस तरफ टाइम है और स्पीड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे ये हमारे पास स्पीड आएगा v। ठीक है, ये d नहीं लिखना, यहाँ पे v आएगा, तो ये वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि जो चेंज है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी स्पीड में वेलोसिटी में वो डिफरेंट है। नेक्स्ट 2.9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ में इनमें से क्या चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, इस वजह से इनिशियल स्पीड कैलकुलेट हो सकती है, फाइनल स्पीड कैलकुलेट हो सकती है, डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मदद से, और एक्सेलरेशन भी फाइंड हो सकेगा, यानी कि ये चारों चीज़ें इसकी मदद से कैलकुलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2.10 है, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन या बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। कि हम एक लाइन सेगमेंट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं और उसके एक तरफ हम एक एरो लगा देते हैं। वो एरो क्या इंडिकेट करता है, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जैसे हम ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ करें और बी की डायरेक्शन में एक एरो हेड लगा दें, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर वी है जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते स्केलर क्वांटिटीज की तरह। तो वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि स्केलर क्वांटिटीज के लिए तो जस्ट हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो वो सिंपल नंबर्स हैं, वो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास डायरेक्शन होती है, तो जब डायरेक्शन होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है डायरेक्शन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। इस वजह से वो स्केलर्स की तरह ऐड नहीं हो सकती। उनको ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास रियल लाइफ में कैसे हेल्प करती हैं, इसका हमने बताना है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं रियल लाइफ में। सबसे पहली बात,
इफ़ मोर देन वन फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी, अगर एक से ज़्यादा फोर्सेज बॉडी पे एक्ट हो रही हों तो हम इजीली रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उन फोर्सेस की मदद से। अगर रिजल्टेंट फोर्स हमें गिवन हो तो उसकी मदद से हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट आ गया, यानी कि फोर्सेस गिवन थी तो उनकी मदद से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ली, और अगर रिजल्टेंट फोर्स गिवन हो तो उनकी मदद से हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में या डेली लाइफ में वेक्टर की मदद से हम पोजीशन, अपनी पोजीशन बता सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं या किसी भी प्लेस की पोजीशन बता सकते हैं। और इसी तरह वेक्टर की मदद से क्या करता है, पायलट डिटेक्ट करता है अपनी पोजीशन, या उसे ये मालूम हो जाता है कि उसने किस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है 2.13, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करनी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशंस के लिए। तो ये हमारे पास तीन किस्म की इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिनको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल होती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, बाकी वैल्यूज़ तो हैं, डिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो इस इक्वेशन का दूसरा नाम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि वो इक्वेशन जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यहाँ पर टाइम नहीं है तो इस वजह से इसको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे, और इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो इसको फाइनल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन या इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वी एफ या फाइनल वेलोसिटी, हम इसको इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। यानी कि आपका पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन या ड्राइव टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो अब बारी बारी इनको हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो हमारे पास कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। जो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखवा रहा हूँ ये इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन हर तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के साथ सेम है, यानी कि आपने ये मस्ट लिखनी होती है जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए। तो मैंने यहाँ पर जस्ट एक ही बार लिखी है, इससे नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बारी बारी एक एक आपको इक्वेशन समझा दूंगा। तो ये आपने डायग्राम कैसे बनानी है वो पहले आपको समझा दूं, फिर ग्राफ समझा देता हूँ। आपने ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस टाइम ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी ड्रॉ करनी है। ये जो आप बॉक्स बनाएंगे ऐसे करके, बॉक्स ये स्क्वायर बना था ना ये ऐसे, तो इस स्क्वायर को आपने सेंटर से हाफ किया तो एक ऊपर रेक्टेंगल बन गई और एक नीचे रेक्टेंगल बन गई। जो नीचे रेक्टेंगल बनी उसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। ये टाइम था, इधर वी आई लिखा था और इधर वी एफ वेलोसिटी है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी आएगी बाद में फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया इक्वल आएगा वी आई इंटू टी के। ठीक है, और ऊपर वाले अगर हम ब्लॉक की बात करें, ये रेक्टेंगल है तो इसमें ए से बी की तरफ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहाँ पे एरिया इक्वल होगा हाफ टी इंटू ए टी। ये किस लिए कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। तो इसकी बेस टाइम थी और इसकी हाइट ए टी है, गेन इन स्पीड वो हमारे पास ए टी के इक्वल है। अब ये जो नाम दिए हैं इसको, तो ये ओरिजिन था ओ, जहाँ से ए बी सी डी इस तरह करके आपने चलना है। तो ये डायग्राम भी आपने याद रखनी है, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के साथ सेम यूज़ होगी और ये पैराग्राफ भी। अब इस पैराग्राफ में यही बात समझाई गई है कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है कुछ टाइम टी के बाद। तो मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से यहाँ पर दिखाई गई है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो इस ए बी की बात कर रहा है, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है वो टोटल डिस्टेंस वो इस शेडेड एरिया में ओ ए बी सी डी की शक्ल में हमें दिखाया गया है इस डायग्राम में। तो ये हमारे पास मेन स्पीड टाइम ग्राफ है, इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए सेम है और इनके लिए ये पैराग्राफ भी सेम है। अब हम इससे आगे वन बाय वन इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो ये डायग्राम एज इट इज़ आ गई। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो स्लोप लाइन ए बी है ये हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है बॉडी का, वो बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल है ए के। अब ए जो है वो किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन ए बी सी ओवर ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से बी सी हमारे पास किसकी इक्वल है, बी डी माइनस सी डी, यानी कि इस कंप्लीट लेंथ में से अगर ये वाली लेंथ हम माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास ये लेंथ रह जाती है। तो इस वजह से बी सी इक्वल आ जाएगा बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय जो ए सी वाली लाइन है वो ओ डी की इक्वल है, तो ए सी की जगह पे ओ डी लिख दिया। अब अगर डायग्राम में देखें तो बी डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये वी एफ की इक्वल है। ठीक है, और सी डी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये वी आई के इक्वल है, और ओ डी हमारे पास टाइम टी के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो ये टी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि वी एफ इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस ए टी के। ठीक है, ये वी आई उधर जाएगा ना, तो वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ इक्वल हो जाएगा वी आई प्लस ए टी के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ और डायग्राम मैंने बना दी थी। डायग्राम आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ। हम अब टोटल डिस्टेंस एस कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वो किसकी इक्वल होगा, टोटल एरिया ओ ए बी डी के इक्वल होगा। अब ये जो एरिया है ये किसकी इक्वल है, टोटल डिस्टेंस, ये जो आएगा हमारे पास ओ ए बी डी का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस आएगा कवर बाय द बॉडी। तो वो टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हम दोनों का बारी बारी एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा विड्थ इनटू लेंथ के। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब विड्थ इसकी कितनी है, वी आई ओ ए, और लेंथ कितनी है, ओ डी। तो ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी इक्वल आएगा वी आई, जहाँ से ओ ए किसकी इक्वल है, वी आई के, और ओ डी किसकी इक्वल है, टी के। तो वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि ये इक्वल आ गया वी आई टी के। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी इक्वल होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू ए सी ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी सी ये वाली लेंथ, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ए सी है और हाइट बी सी के इक्वल है। तो 1/2 ए सी हमारे पास टी के इक्वल है, ओ डी ए सी टी के इक्वल था ना, तो ए सी हमारे पास टी के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय बी सी की जगह पर क्या आ जाएगा, ये ए टी के इक्वल है, गेन इन स्पीड। तो ये इक्वल आ जाता है 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट कर लिया और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैलकुलेट कर लिया। ये ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये दोनों एरिया को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इसमें जब वैल्यूज पुट की तो एस इक्वल आ गया वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके लिए भी हमारे पास वही डायग्राम मौजूद है, वही पैराग्राफ, वही ग्राफ मौजूद है जो हमने स्टार्टिंग में ही ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस s, वो इक्वल होगा टोटल एरिया ओ ए बी डी के इक्वल। अब ओ ए बी डी में हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको सेपरेटली सॉल्व किया था, यानी कि रेक्टेंगल का अलग एरिया और ट्रायंगल का अलग। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे सिंगल फार्मूला। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ट्राइपीजियम है। टोटल एरिया ओ ए बी डी किसके इक्वल होता है, ट्राइपीजियम के। ट्राइपीजियम क्या होती हैं, जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हों और बाकी दो बेशक पैरेलल ना हो। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड से मुराद एक ये साइड और दूसरी ये साइड मल्टीप्लाई बाय इनटू हाइट। हाइट से मुराद ये आ जाएगी टी। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसकी,
ओ ए और बी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय सम हाइट, हाइट क्या है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ओ से डी तक, तो ओ डी लिख दिया। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, ओ ए हमारे पास वी आई के इक्वल है प्लस बी डी, पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2s हो गया। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ओ ए वी आई के इक्वल है, नहीं बल्कि वैल्यूज़ आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो क्या है कि ओ डी को हमने ना सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे बी सी ओवर ओ डी से। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी एस इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी हाइट हमारे पास थी, तो इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई किया, 2s इक्वल आ गया ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी से, बी सी ओवर ओ डी हमारे पास एक्सेलरेशन ए की इक्वल है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, ये 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी इक्वल आ जाएगा ओ ए प्लस बी डी, ओ डी से कैंसिल हुआ तो बी सी रह गया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी, बी सी हमारे पास ओ सी जो है ना बेसिकली ओ डी जो है वो टाइम की इक्वल है, ओ डी ए सी के इक्वल है, तो ए सी भी हमारे पास टाइम की इक्वल होगा। इस वजह से बी सी ओवर ओ डी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आएगा, एक्सेलरेशन की इक्वल, यानी कि ये वेलोसिटी थी और ये टाइम था, तो वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो 2s इंटू ए इक्वल टू ओ ए की वैल्यू हमारे पास वी आई और बी डी की वैल्यू वी एफ, बी से डी तक वी एफ। उसके बाद बी सी की क्या वैल्यू है, बी सी ये वाली है, ये किसकी इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ये वी एफ था और यहाँ से यहाँ तक वी आई, यानी कि वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती बी सी किसकी इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे बी डी माइनस सी डी, तो वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो उसके बाद वी एफ माइनस वी आई यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये 2as इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो 2as इक्वल आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्या हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है एक बॉडी की मोशन के लिए, और उसके बाद उस ग्राफ से हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो जो एरिया होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट फार्मूला से, जो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी ना, उस ज्योमेट्रिकल शेप को देखते हुए हम प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया उसका। जैसे कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राफ की मदद से यहाँ पर दिखाया गया है एक फार्मूले में। इसको हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। ये ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ए से बी तक उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, बी से सी तक कांस्टेंट रही, और सी के बाद उसने ब्रेक लगाई तो सी से डी तक उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी। तो हम अगर इस पर गौर करें तो ये हमारे पास क्या शेप बन रही है, ट्राइपीजियम है ये, और ये साइड आपस में पैरेलल हैं। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि ट्राइपीजियम ए बी सी डी के, ए बी सी डी इस ट्राइपीजियम के इक्वल होगा जो टोटल डिस्टेंस है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है, सम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस में भी यूज़ किया था। तो टोटल डिस्टेंस एस इक्वल आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस ट्राइपीजियम में पैरेलल साइड्स ये वाली है और ये ऊपर वाली है, यानी कि ए डी इंटू बी सी, ए डी और बी सी जो दो पैरेलल साइड्स हैं। तो ए डी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 30 तक, तो ये 30 आ गया, प्लस दूसरी पैरेलल साइड बी से सी तक, यानी कि 20 माइनस 10, तो ये 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इसकी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 50 के इक्वल है। तो ये 50 पुट किया इंटू 30 प्लस 10 40 इंटू 50, यानी कि 1/2 इंटू 2000, 40 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे ना तो ये 2000 आ जाएगा। तो ये डिवाइड होकर हमारे पास 1000 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस है जो इस बॉडी ने कवर किया, जो कि जिसका ग्राफ यहाँ पर
शो किया था। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। मज़ीद किसी भी चैप्टर की सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।